नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों से आप स्वयं की तैयारी को और मजबूत करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे इस प्रयास के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए 4 विकल्प हैं कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। दूसरा है, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तीसरा है, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। और चौथा है, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 1 होगा। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण तथा रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि बच्चों की लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले ताकि वे भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख सकें। अगला प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से रिक्त स्थान का माध्यम है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, बातचीत, सुनने, लिखने और पढ़ने। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 1 बातचीत हो जाएगा, क्योंकि भाषा केवल दूसरों के साथ संवाद करने का माध्यम ही नहीं बल्कि यह स्वयं के विचारों और भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए स्वयं से बातचीत करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लड़के होकर रोते हो, यह कथन। इसके लिए 4 विकल्प हैं, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तीसरा है, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। चौथा है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर पहला हो जाएगा। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, क्योंकि लड़के होकर रोते हो जैसे वाक्य यह संकेत देते हैं कि लड़के होकर रो नहीं सकते, जो कि जैविक सत्य नहीं है बल्कि सामाजिक जेंडर भूमिका है। यह कथन बताता है कि समाज लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवहार निर्धारित करता है। ऐसे कथनों का अध्ययन जेंडर संवेदनशील भाषा की समझ के अंतर्गत आता है। इसीलिए यह कथन जेंडर आधारित भाषा का उदाहरण है और हमें भाषा को जेंडर परिप्रेक्ष्य से पढ़ने को बाध्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। इसके लिए सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 2 होगा, कहानी में कथानक होना आवश्यक है। इसके लिए कहानी के संदर्भ में कथानक का होना सबसे आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि यह कहानी की संरचनाओं, घटनाओं के क्रम और उद्देश्य को निर्धारित करता है। इसके बिना कहानी अधूरी या असंगठित रहेगी। अन्य विकल्प शुद्ध भाषा, संवाद या शुरुआत कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं, लेकिन कथानक केंद्रीय आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध भाषा, इसके लिए 4 विकल्प हैं, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता को विकसित करने पर बल देना चाहिए, भाषा सिद्धांतों को समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ को विकसित करना चाहिए। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, भाषा के विविध संदर्भों एवं प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं को एक महत्वपूर्ण कौशल है जो बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है, उन्हें प्रभावी संचारक बनाता है। अगला प्रश्न है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। इसके विकल्प के अनुसार देखा जाए तो यदि आप अगर हर भाषा की अपनी लिपि भी होती है, यह बात बिल्कुल सत्य है, परंतु क्योंकि एक भाषा अनेक लिपियों में लिखी जा सकती है, इसीलिए इसका जो विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा। भाषा एक ध्वनि व्यवस्था है, जबकि लिपि उन ध्वनियों को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों की एक प्रणाली है। दोनों के बीच सीधा एक आंतरिक संबंध नहीं होता है। एक ही भाषा को विभिन्न लिपियों में लिखा जा सकता है, जैसे हिंदी को देवनागरी या रोमन में,
और एक ही लिपि का उपयोग कई भाषाओं के लिए किया जा सकता है, जैसे देवनागरी का उपयोग हिंदी, मराठी, नेपाली आदि के लिए किया जाता है। इसीलिए यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सके, बशर्ते उस लिपि में आवश्यक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त प्रतीक हों, नए प्रतीक अनुकूलित किए जा सकें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान में है, केंद्र में, प्रारंभ में, पढ़ने में या अध्यायों में? इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 1 केंद्र में हो जाएगा, क्योंकि भाषा को सभी विषयों के मूल में माना जाता है। यह अन्य सभी विषयों को सीखने और समझने का माध्यम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ में समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में कविता समझते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, विकल्प नंबर 4। आधुनिक शिक्षा शास्त्र और साहित्य सिद्धांत में यह माना जाता है कि कविता या किसी भी साहित्यिक पाठ का कोई एक निश्चित या स्थिर अर्थ नहीं होता है। पाठक अपने व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक परिवेश और संदर्भों के आधार पर पाठ के विभिन्न अर्थ निकालते हैं। इसीलिए यह स्वीकार किया जाता है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने अनुभवों के आधार पर कविता को समझते हैं, न कि किसी एक निश्चित अर्थ को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से? 4 विकल्प हैं। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है और व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा। भाषा को विविध संदर्भों में सीखने की समझ बनती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विभिन्न इसके विषय में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कहानियाँ, कविताएं, लेख, समाचार पढ़ने से शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग अलग अलग संदर्भों और उद्देश्यों के लिए करना सीखते हैं, जो भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह समझ विकसित होती है कहाँ और कैसे किस तरह की भाषा उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना, विज्ञान की भाषा को समझना और विज्ञान के विषय को समझना। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा, विज्ञान की भाषा को समझना। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की शब्दावली, अवधारणाओं, भाषा शैली से परिचित कराना है। यह उन्हें विज्ञान के विषयों को हिंदी के माध्यम से समझने और व्यक्त करने की क्षमता बनाता है, जिससे विज्ञान की भाषा की समझ विकसित होती है। अन्य विकल्प भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में विज्ञान की भाषा को समझना सबसे उपयुक्त और मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखन क्षमता के आकलन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अभिव्यक्ति और विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 1 होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, क्योंकि लेखन क्षमता का आकलन करते समय मुख्य रूप से यह देखना चाहिए कि व्यक्ति अपने विचारों को अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों में व्यक्त करने में कितना सक्षम है। हालांकि अन्य विकल्प सुंदर लिखावट, व्याकरण, विचारों के अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन संदर्भ और अर्थपूर्णता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वे संचार के उद्देश्य को पूरा करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के पाठ में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। इसके लिए जो सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 होगा। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होना इस बात का संकेत है कि भाषा वास्तविक जीवन और समाज से जुड़ी हुई है। समाज बहुभाषी होता है और पाठ्यपुस्तकों में इस बहुभाषी स्वरूप को सहज रूप से प्रस्तुत करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह पाठ को कठिन या अस्पष्ट नहीं बनाता है, न ही इसका मतलब यह है कि शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है।
या लेखक हिंदी नहीं जानता है। यह भाषा के विविधता और समावेशिता को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अभ्यास है। बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं और बच्चों को तार्किक बनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा, क्योंकि पाठ को समझने में मदद करते हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सीखे गए पाठ के उदाहरणों और तथ्यों को सुदृढ़ करना है, जिससे बच्चों को विषय वस्तु की गहरी और स्पष्ट समझ विकसित करने में मदद मिलती है। यह केवल उत्तर देने या भाषा के बारे में बताने तक का सीमित नहीं है, बल्कि समझ को बेहतर बनाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। अन्य भाषाओं के साहित्य में हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 1, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी पढ़ाने के अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अन्य भाषाओं में उपलब्ध समृद्ध साहित्य और विविध संस्कृतियों से परिचित कराना है। यह हिंदी साहित्य की कमी के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत करने और बहुभाषिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अनुवाद के माध्यम से छात्र विभिन्न क्षेत्रों और समयों के विचारों और रचनाओं तक पहुँचते हैं, जो उन्हें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे या उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे? इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। क्योंकि कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों को अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन जैसे ब्रेल लिपि की किताबें, ऑडियो सामग्री, बड़े प्रिंट वाले सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे प्रभावी ढंग से सीख सकें। उन्हें अलग गतिविधि देना या कम गतिविधियों कराना समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। विशेष सहानुभूति से पढ़ाने के बजाय उन्हें सामान्य रूप से पढ़ाते हुए आवश्यक सहायता प्रदान करना उचित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना और साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना करना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य भाषा की संरचना नियमों को समझना, उनका विश्लेषण करना, न कि केवल इतिहास, वर्तनी या साहित्य को जानना या नियमों को कंठस्थ करना। यह समझ छात्रों को भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह, इसके लिए 4 विकल्प हैं, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, तत्सम भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सकें, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सकें। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। इस विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग जान सकें या कर सकें। कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग विभिन्न संदर्भों स्थितियों में कर सकें, क्योंकि यह भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है। अन्य विकल्प तत्सम भाषा का प्रयोग, समस्त नियमावली जानना, मुहावरों और लोकोक्तियों को जानना, भाषा प्रयोग की क्षमता के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन पहला विकल्प सबसे व्यापक और उचित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा, भाषा के समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे अनिवार्य तत्व समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से उस वातावरण में भाषा सीखते हैं जहाँ वे रहते हैं और बातचीत करते हैं। अन्य विकल्प सहायक हो सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है।
हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी और हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छात्र हिंदी भाषा की बारीकियों को समझें, उसका सही प्रयोग कर सकें। केवल साहित्यकारों, मानक वर्तनी, व्याकरण की जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भाषा का व्यवहारिक ज्ञान और प्रयोग मुख्य उद्देश्य होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य यह है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। भाषा कठिन होती है, यह सीखी जाती है, यह सहज होता है, यह सरल होती है। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 3। भाषा क्या सहज होती है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है जो बच्चे अपने परिवेश में भाषा सीखते समय अनुभव करते हैं। यह औपचारिक शिक्षण के बिना होता है, इसे सहज माना जाता है, जबकि भाषा सीखना एक सचेत और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आज के इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत करने की क्षमता हमारी दुगनी हो और हम आपके मध्य ऐसे प्रश्नों को निरंतर प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।